सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। किसी भी मुल्क की इक्तिसादी हालत को अगर जांचना है तो उसके लिए जीडीपी की टर्म को इस्तेमाल किया जाता है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ऐसा पैमाना है जो एक मखसूस वक्त में एक मखसूस इलाके या जगह में पैदा होने वाली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की टोटल कॉस्ट है। अब जीडीपी और पर कैपिटा इनकम यानी फीकस आमदनी के जो फिगर्स हैं, आदाद शुमार हैं, वो कौमी और आलमी माशी इदारों से हासिल किए जाते हैं। रिसेंटली जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान की फीकस आमदनी में 9.75% का इजाफा हुआ है और पिछले साल $1662 सालाना से माली साल 2025 में ये बढ़कर अब $1824 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस रिकॉर्ड फीकस आमदनी की वजह से पाकिस्तान की जीडीपी भी अब $375 बिलियन से बढ़कर $410 बिलियन से ऊपर चली गई है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के आर्जी अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से फीकस आमदनी माली साल 2024 के मुकाबले में सालाना 8.27% बढ़ी है, यानी 2024 में 4,70,000 कमाने वाले माली साल 2025 में अब 5 लाख से जायद के करीब कमाने लगे हैं और पाकिस्तान बढ़ती हुई फीकस आमदनी से दुनिया की इस वक्त 40 बड़ी मईशतों में भी शामिल हो गया है। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक सर्विसेज सेक्टर में ग्रोथ 3.99% और एग्रीकल्चर सेक्टर में 1.18% हुई है, जबकि तीसरे क्वार्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ मनफी 1.14% रही है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज में इजाफे की वजह से कमेटी ने फर्स्ट क्वार्टर के जीडीपी को 1.37 और दूसरे क्वार्टर में 1.53% एडजस्ट किया है। इंडस्ट्रीज के दबाव में रहने की वजह बिजली, गैस और पानी में कम पैदावार बताई जा रही है, जबकि सर्विसेज सेक्टर में तिजारत, ट्रांसपोर्ट, आईटी, फाइनेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर्स ने अहम कारकर्दगी दिखाई है। आखिरी बार पाकिस्तान की जीडीपी इस बुलंद पैमाने के करीब माली साल 2018 में $357 बिलियन थी। पाकिस्तान की मईशत का वॉल्यूम अब 114.7 ट्रिलियन रुपए तक जा पहुंचा है। पड़ोसी ममालिक में भारत साल 2023 में दुनिया के 200 ममालिक में फीकस जीडीपी के लिहाज से 158वें नंबर पर था। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया में सालाना फीकस आमदनी 2022 में $2380 यानी 1,85,854 भारतीय रुपए हुई। अब फिर 2023 में बांग्लादेश की जो जीडीपी है, चूंकि इस रीजन से हम थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं, तो वो $437.4 बिलियन थी और फीकस आमदनी वहां पर $2551 रही है, यानी 2 साल पहले के फिगर्स भी इस रीजन के पाकिस्तान के आज के मौजूदा फिगर से काफ़ी ज़्यादा हैं। अब पाकिस्तान $2000 से ज़ायद इनकम पर कब पहुंच सकेगा, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वजीर भी हैं, मारूफ सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये पर कैपिटा इनकम में हमने थोड़ा सा इजाफा तो देखा, इसकी वजह से क्या लोगों का मेयार ज़िंदगी भी बेहतर होगा या जो चैलेंजेस अभी पिछले हमने 1-1.5 साल में देखे हैं वो अभी कुछ मजीद लोगों ने सहने? देखिए, बात यह है कि एक तो पाकिस्तान में जो ओवरऑल इकॉनमी में स्टेबिलिटी आई है और फिर पिछले साल जो हमारी जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी वो कोई 6% थी। तो 6% का मतलब यह है कि रूरल इकॉनमी में कोई $15 अरब के करीब इंजेक्ट हुआ, तो उससे पर कैपिटा इनकम हमारी बेहतर हुई और ओवरऑल उससे ज़ाहिर है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है उससे भी लोगों में फ़र्क पड़ा। फिर ये कि जो हमें फॉरेन रेमिटेंसेज है हमारी, उसमें भी तकरीबन कोई 25% का ग्रोथ आया। तो वो जो ग्रोथ आया तो उसकी वजह से भी पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ी है। तो ओवरऑल जो हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी देख रहे हैं या खुशहाली देख रहे हैं या लोगों में सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, तो ये फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स की वजह से है। इसमें आईटी का सेक्टर भी है, फ्रीलांस जो लोग काम करते हैं वो भी है। तो इससे ओवरऑल खुशहाली बहरहाल आई है और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हुआ है। और आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि आईटी की हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $1-1.5 अरब मजीद बढ़ेंगी। हमारी राइस की एक्सपोर्ट जो है पिछले साल डबल हो गई थी, तो इस साल राइस की एक्सपोर्ट भी मजीद बढ़ने की तवक्को है। एग्रीकल्चर में मजीद कुछ आइटम हैं, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ने की तवक्को है। इस साल हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो भी तकरीबन 6-7% के करीब बढ़ी है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ओवरऑल हमारी इकॉनमी में
पैसा इंजेक्ट हुआ है और उसकी वजह से लोगों में खुशहाली आई है। तो जाहिर साहब, इस वक्त जो हमारी ओवरऑल इकॉनमी है या आने वाला बजट है, चूंकि अब बहुत कम दिन में उसको अनाउंस होना है, इस पर इस वक्त IMF का कितना प्रेशर हमारी गवर्नमेंट या हमारे इकॉनमी एक्सपर्ट महसूस कर रहे हैं? चूंकि अब हम देख रहे हैं पेट्रोलियम लेवी को 100 रुपये से ज़्यादा ले जाने की बातें हो रही हैं, कार्बन लेवी को उसमें इजाफी तौर पर एडजस्ट करने की बात हो रही है। तो जाहिर है जब ये पेट्रोलियम प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस में इजाफा होगा तो फिर इन्फ्लेशन जो अभी अंडर कंट्रोल है खासी हद तक, वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ये जो बड़ा सख्त हमने होमवर्क किया है पिछले 6-8 महीनों में, कहीं ये इसके ज़ाय होने का तो एहतमाल नहीं है? देखिए, बात यह है कि हमारा बजट आ रहा है इंशाल्लाह 2 जून को, और जो IMF का जहाँ तक ताल्लुक है तो IMF की कंडीशनैलिटीज तो वही हैं जो पहले भी थी, और उनका पहले भी ये कहना था कि आप एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं, और हमने उसके लिए एक लॉ भी बना दिया था। और उसमें अब वो कह रहे हैं कि इसमें 500 अरब रुपए का आप टारगेट रखें एग्रीकल्चर साइड पे। तो मैं समझता हूँ ये उनका एक माकूल मुतालबा है, और बिजनेस कम्युनिटी भी बड़े अरसे से ये डिमांड कर रही है कि हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको टैक्स नेट में लाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जो GDP है, या सॉरी पाकिस्तान का टैक्स टू GDP जो है वो इंक्रीज हो। और पाकिस्तान का टैक्स टू GDP जो है वो इस वक्त कोई तकरीबन 9, 9.5, 9.25% के करीब है, जो कि अब उसको नेक्स्ट ईयर के लिए वो 10.5% पे ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि फिर जब आप नए शोबों को लाएंगे टैक्स नेट में, तो टैक्स नेट बढ़ेगा और टैक्स टू GDP भी बढ़ेगा। तो ये एक उनका माकूल मुतालबा है। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि आप PIA को प्राइवेटाइज करें, और दूसरे जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज करें। तीसरा उनका मुतालबा ये है कि जो बिजली के सेक्टर में हमारे जो लॉसेज हैं और रिकवरी के इश्यूज हैं बिजली के सेक्टर में, तो उसको हम ठीक करें, मिनिमाइज करें। तो इसमें भी, बिजली में भी हमें तकरीबन साल का 1000 अरब रुपए का लॉस है, और फिर 1000 अरब रुपए का लॉस जो है हमें जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनमें है। तो ये 2000 अरब रुपए इसको बचाया जा सकता है, तो ये बचाना चाहिए। फिर रेवेन्यू टारगेट जो है वो इस साल हमारा 12,900 अरब रुपए का था, जो डाउनवर्ड रिवाइज हुआ और 12,300 अरब हुआ। 12,300 अरब भी लगता नहीं है कि वो पूरा होगा। तो अब अगले साल रेवेन्यू टारगेट भी तकरीबन कोई 14,500 रखने की तजवीज़ है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर IMF यहाँ पे नेगोशिएशन कर रहा है, और मैं समझता हूँ इनमें से कोई भी बात उनकी गलत नहीं है, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी अभी आपने जैसे कहा कि अभी इस वक्त 400 अरब डॉलर से बढ़ गई है, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें तकरीबन कोई 15-16 हज़ार अरब रुपए रेवेन्यू देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, जो हम नहीं देते। तो वो अगर हम इस साल 14,000 अरब रुपए का रखेंगे टारगेट, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी। असल बात यह है कि जो टैक्सेस हैं उनको रैशनलाइज होना चाहिए, उसमें इस तरीके से होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज ना हो, और उसमें सेल्स टैक्स वगैरह जो है, चूँकि ये इन्फ्लेशन का बायस होते हैं, तो इनको थोड़ा कम करना चाहिए, और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए, ताकि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो लोगों की आमदनी में से लिए जाते हैं और वो इन्फ्लेशन का बायस नहीं बनते। तो ये चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ कि IMF के साथ जो हमारी नेगोशिएशन हैं वो इंशाल्लाह कामयाब होंगी, और हमें जो उनसे अगली ट्रांच मिलनी है वो भी मिलेगी, और हमारी इकॉनमी भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। और हमें एक ये जो भी पाक भारत जंग अभी हुई है, और इसमें जो हमें फतह हासिल हुई है, तो इंटरनेशनली हमें एक वो भी एडवांटेज मिला है। अब लोग हमें समझते हैं कि हम एक ज़्यादा मजबूत और रिस्पेक्टेबल कौम है, तो लोग हमारे साथ जुड़ना भी चाहते हैं, तो हमें इस मौके से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जाहिर साहब, हमने पिछले साल भी देखा था वो टैक्स रेवेन्यू के टारगेट में कोई 38 से 40% का इजाफा करके उसको कोई 13,000 अरब सेट किया गया। अभी 12,300 में भी हम अच्छा खासा शॉर्टफॉल पे रहेंगे। जब हम 12,000 अरब नहीं जमा कर पा रहे हैं, उसको प्रॉपरली हम नहीं मीट कर पा रहे हैं, तो ये उसमें मज़ीद 2,500 का इजाफा करके 14,500 का एक टारगेट सेट करके फिर हम अपने लिए नई मुश्किल खड़ी कर लेंगे। चूँकि हमारा जो इस वक्त जो तनख्वाहदार तबका है वो पहले ही इस वक्त टैक्स की चक्की में पिस रहा है, वो पहले ये चाहते हैं कि टैक्सेस थोड़े से कम किए जाएं, थोड़ा रिलीफ मिले। ये 2,500 अरब इजाफी कहाँ से आएगा? देखिए, हमारी जो इकॉनमी है, जैसे अभी आपने खुद बताया कि 400 अरब डॉलर से तजावुज कर गई है, पहले वो 370 अरब डॉलर थी, और अब 410 अरब डॉलर हो गई है, तो तकरीबन 40 अरब डॉलर हमारी इकॉनमी के साइज में इजाफा हुआ है। तो ये जो है हर साल तकरीबन 17% के हिसाब से हमारी इकॉनमी ग्रो करती है। वो जो ग्रो करती है तो उससे फिर टैक्स भी ग्रो होता है।
तो मैं समझता हूँ कि 2-2.5 हज़ार अरब रुपए का जो टैक्स है, जैसे अभी मैंने कहा कि एग्रीकल्चर से आपको मिल सकता है, इसी तरीके से एनफोर्समेंट के जो सिस्टम्स हैं उनको ठीक करके मिल सकता है। फिर आप अगर उसको कुछ सेक्टर हैं जैसे रिटेल सेक्टर है वो टैक्स नेट में है ही नहीं, उनको टैक्स नेट में लाएं। फिर इसी तरीके से आप अपनी इकॉनमी को डिजिटलाइज करें। जब आप डिजिटलाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स जो है वो खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन एफबीआर ने कहा था कि जो ऊपर का हमारा शोबा है, जो यानी टॉप टैक्स पेयर्स हैं, तो वहां से ही 1200 अरब रुपए की लीकेज है। तो उसको आप सिस्टम को ठीक कर लें, उसमें से लूप होल्स को प्लग कर लें, तो वहां से भी आपको पैसे मिल सकते हैं। तो इकॉनमी में गुंजाइश तो है। ये जब हम बात करते हैं टैक्स की तो गरीब आदमी की बात करते हैं या सैलरीड पर्सन की बात करते हैं, तो सैलरीड पर्सन को तो निशाना बनाना ठीक नहीं है। इकॉनमी में और शोबों में गुंजाइश है जो अपने हिस्से का टैक्स नहीं देते, तो उनको हमें टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। जब उनको हम लाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे फिर सैलरीड पर्सन है उनको भी जरा रिलीफ मिलेगा, और जो ओवरबर्डन लोग हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। तो ये रैशनलाइजेशन का इशू है इनफैक्ट हमारे यहाँ, और लीकेज को प्लग करने का इशू है। उनको ठीक कर लेंगे, रिफॉर्म कर लेंगे, फाइन ट्यून कर लेंगे चीज़ों को, तो इकॉनमी हमारी और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जाहिद हुसैन साहब, साबिक वजीर मारूफ सनतकार, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। माली साल खत्म होने के करीब है और वफाकी हुकूमत बजट की तैयारियों में इस वक्त मसरूफ़ है। IMF की टीम पाकिस्तान में आप मौजूद है और माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ के साथ कुछ सख्त हिदायत भी दे रहे हैं, जिससे टैक्स को बढ़ाकर माशी मुश्किलात से निपटा जा सके। ऐसी पूरी सूरत हाल में मुल्क की मीशत को बूस्ट देने वाले IT सेक्टर ने हुकूमत को खबरदार कर दिया है कि अगर IT सेक्टर के लिए टैक्सेस में इस बार रियायत नहीं दी गई तो ये सेक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता मुल्क से जाने पर मजबूर हो जाएगा। पाशा यानी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत को वफाकी बजट में IT सेक्टर के लिए टैक्स पॉलिसीज को दुरुस्त और बेहतर करना चाहिए। IT सेक्टर की ब्रांडिंग, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्किल्स डेवलपमेंट और मुस्तकबिल फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए वफाकी हुकूमत का किरदार मुस्बत होना चाहिए और हुकूमत IT सेक्टर की तरक्की में मदद फराहम करे। पाशा के मुताबिक पाकिस्तान में कॉरपोरेट इनकम टैक्स 29% है, जबकि मुत्तहदा अरब इमारात में यह सिर्फ 9% और वियतनाम में 25% है, जो कि $141 बिलियन की सालाना IT एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में बुलंद टैक्सेस के बावजूद IT सेक्टर ने माली साल 2024 की एक्सपोर्ट्स में $3.2 बिलियन का हिस्सा डाला और ये एक्सपोर्ट्स माली साल 2025 में तकरीबन $4 बिलियन तक पहुंचने का इम्कान है और अगले 5 साल में यानी 2030 तक पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट $15 बिलियन तक भी पहुंच सकती हैं। पाशा के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक 25 लाख सालाना से जायद कमाने वाली मकामी कंपनीज के मुलाजमीन को 30% तक इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल फर्म्स पर ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। इससे बैनुल-अक़वामी कंपनीज को मकामी अफराद को हायर करने में आसानी होती है और मकामी सलाहियत को नुकसान पहुंचता है। पाशा ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत आइंदा बजट में टैक्स निज़ाम को बेहतर ना किया गया तो या तो IT फर्म्स अपना बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करेंगी और सार्फिन ज़्यादा रेट्स की बुनियाद पर कहीं और चले जाएंगे, या फिर दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए मुल्की IT फर्म्स UAE, वियतनाम या फिलिपाइन जैसी ज़्यादा साजगार मार्केट्स में मुंतकिल हो जाएंगी। माशी तरक्की के मनसूबों में शामिल डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में $600 मिलियन फराहम करने वाली एसोसिएशन पाशा के मुताबिक अगर ऐसी पॉलिसियां बरकरार रखी गई तो मुल्क की तरक्की को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान का IT सेक्टर जो 6 लाख स्किल्ड पर्सनस को मुलाजमत फराहम कर रहा है, अब फैसला हुकूमत को करना है कि नई और जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अपनाकर मुल्क को डिजिटल बनाना है या फिर मुल्क के बेहतरीन अफराद की सलाहियतों से महरूम होना है। अब इस जानिब संजीदगी के साथ अगर ये जाए तो कितना पोटेंशियल है हमारी इस इंडस्ट्री में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस चेयरमैन है पाशा के। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हुकूमत बड़ा फोकस है इस वक्त IT को लेकर इसके मुस्तकबिल को लेकर। उड़ान पाकिस्तान में हमने देखा उसमें सबसे ज़्यादा जोर डिजिटल पाकिस्तान पर दिया गया है कि इनकलाब लाने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक ये टैक्स पॉलिसीज़ को क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मौजूद करने का। ये एक बहुत अहम सवाल है और उसमें मेरे ख़्याल में हुकूमत के में एक हम जिसे कह लें कि दो तरफ से खींचा जा रहा है। एक तरफ से हुकूमत चाह रही है कि IT का सेक्टर जो है वो ग्रो करे, दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली चाहे आप IMF का कह लें प्रेशर है या रेवेन्यू जनरेट करने का प्रेशर है, तो वो आप टैक्सेशन
की पॉलिसीज़ को उस तरह से बेहतर नहीं कर पाए पिछले कई सालों से। मैं जब पाशा में वाइस चेयरमैन था तो उस ज़माने में भी हम गवर्नमेंट को काफ़ी सिफारिशात अपनी देते रहे, और इन ऑल ऑनेस्टी अगर पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों पे हमें सपोर्ट मिली। लेकिन क्या वो काफ़ी है? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, ये अगर एक सेक्टर है जहाँ हुकूमत कहती है कि जी अगले चंद सालों में 15 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो जानी चाहिए और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स फिर 30 बिलियन पे जानी चाहिए, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है जो लोकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करें। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वो इंडस्ट्री है जहाँ आपकी इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हुकूमत ज़्यादा बेहतर तरीके से रोज़गार भी मुहैया कर सकती है। और उसके साथ साथ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपको एक जो ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड मार्केट है टेक्सटाइल वगैरह की ग्रोथ 1 या 2% सालाना से ज़्यादा नहीं होती है, बट आईटी एक सेक्टर है जो कि डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहा है, और उसमें बहुत सारे शोबों में इस वक्त आप 20-30% से ज़्यादा भी ग्रोथ ला सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक एरिया है जहां हुकूमत को देखना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि हमने जो है अपने रेवेन्यू बेस को बढ़ाना है, लेकिन उसको इस एंगल से देखें कि अगर ये आपकी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ होगी तो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी दबाव कम होता है, और उसकी वजह से आपके जो बाकी रेवेन्यू वगैरह है और इनडायरेक्ट रेवेन्यू है वो बढ़ सकता है। तो अब खुर्रम साहब, हम मिसालें भी हमारे सामने मौजूद हैं। यूएई में इस वक्त 9% पर ये टैक्स की शरह मौजूद है। वियतनाम जो कि $140 बिलियन से ज़्यादा इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी उसने भी 25% पर रोका हुआ है इस परसेंटेज को। तो ये इन फुट स्टेप्स को हम क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? थोड़ा सा इंटेंशन का प्रॉब्लम है या प्रायोरिटी हम उसको नहीं दे पा रहे हैं? जबकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स में भी गवर्नमेंट लेवल पे भी शिरकत हो रही है, या आईटी के बारे में जिस तरह बात होती है, तो संजीदगी तो हमें बहुत नज़र आ रही है। जी, संजीदगी है। जैसे मैंने कहा कि आई थिंक कुछ थोड़े हमारे ऊपर फिस्कल प्रेशर्स हैं जिसकी वजह से शायद हुकूमत उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ख़ास तौर पे हुकूमत को इस एस्पेक्ट को देखना चाहिए कि आप अगर कहते हैं कि जी कोई स्टील इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या कारपेट इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री को इस मुल्क से बाहर किसी को लेके जाना हो तो एक काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आप पूरी फैक्ट्री को यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकते, आप चीज़ों को स्किल्स को नहीं लेके जा सकते, इतने सारे लोगों को नहीं ले जा सकते। लेकिन आईटी में आप लिटरली कोई भी कंपनी दुबई में या ये जो आपने एरियाज़ बताए हैं, आप तो ईस्टर्न यूरोप में भी बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो वहाँ आप जाके एक अपना ऑफिस बना लें, और चाहे आप जिस तरह आपने बात की कि वो रिमोट वर्कर्स का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ आप कंपनी बना लें और यहाँ से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिमोट वर्कर्स के तौर पे हायर करके काम करना शुरू कर दें, तो उससे सिर्फ नुकसान ही होगा कि वो जो ज़र मुबादला मुल्क में आ रहा है वो नहीं आएगा, और वो जो आप टैक्स की मद में समझ रहे हैं कि वो रकम आपको मिलेगी वो नहीं आएगी। तो जो हुकूमत के लिए एक फ़ैसला करना है वो ये है कि जहाँ इतने अच्छे काम किए उन्होंने आईटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो ये टैक्स रिफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, और मुझे प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम इसको एक इस हद तक बैलेंस कर दें कि यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को, यहाँ की आईटी इंडस्ट्री को बाहर ना जाना पड़े, या उनको क्योंकि उस एक कंपनी जब बाहर चली गई तो फिर वो जो रेवेन्यू है या वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप लूज़ कर जाते हैं। सही। तो खुर्रम साहब, अगर ये इन फिस्कल प्रेशर्स को हुकूमत कैरी करती है और इनको साथ लेकर आगे चलती है, थोड़ी कंटिन्यूशन इनमें रहती है बजट के बाद भी, तो जो इस सेक्टर की ग्रोथ है वो कितनी लिमिटेड हो सकती है? और अगर बेहतर तरीके से इन फिस्कल प्रेशर्स को गवर्नमेंट डील करने में कामयाब होती है और कुछ रिलीफ दे सकती है, तो फिर ग्रोथ हमारी कहाँ अगले 1-2 साल में जा सकती है? देखिए जी, कॉन्फिडेंस की बात है। अगर आप देखें पिछले साल कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए थे तो आपने कोई तकरीबन 32% ग्रोथ हमने देखी। जब इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आता है कि जी हाँ, मुझे हुकूमत पॉजिटिव पॉलिसीज़ कर रही है, सपोर्ट कर रही है, मेरा सरमाया महफूज है, मैं उस सरमाए को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो फिर आप देखते हैं कि लोग जो है वो
इंडस्ट्री की ग्रोथ में इंटरेस्ट लेते हैं, अपनी कंपनीज की ग्रोथ में इंटरेस्ट लेते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम एआई की फील्ड की बात करते हैं, हम एडवांस एनालिटिक्स की बात करते हैं, रोबोटिक्स की बात करते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो ये वो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि दुनिया भर में डबल डिजिट में ग्रो कर रही हैं। और इतना एक जो है गैप है जो मार्केट पाकिस्तानी कंपनीज जाके एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छे मेयार की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देके कर सकती है इम्प्रूव। अगर आप कहें कि जी वो स्टाइफल्ड या वो इनकम टैक्स की जो सपोर्ट है या इनकम टैक्स की पॉलिसी उस तरह से नहीं सपोर्ट करती, तो फिर भी मेरे ख्याल में ग्रोथ होगी, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होगी। तो वो जो एक हुकूमत का टारगेट है, एक ख्वाब है कि जी हम अगले चंद सालों में ये एक्सपोर्ट्स को 3-3.25 बिलियन जो लास्ट ईयर थी उससे हम 15 बिलियन पे ले जाएंगे, तो अगर उस तक ले जाना है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ एक सपोर्ट करनी पड़ेगी। और मैं वही कहूँगा कि जी अगर आपका विज़न है कि जी आपने 15 बिलियन जाना है, तो शॉर्ट टर्म विज़न ये है कि जी मुझे आज रेवेन्यू को जनरेट करना है। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म विज़न पे जाना है तो कई दफ़ा आपको शॉर्ट टर्म जो आपकी विज़न होता है या शॉर्ट टर्म आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि रेवेन्यू जनरेट करना है, ज़्यादा टैक्स लगा के उनको फोरगो करना चाहिए। और हुकूमतों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की बात करें तो इस तरह का विज़न आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत लेगी, शायद एक कंपनी ना ले, लेकिन हुकूमत को और ख़ास तौर पे इस तरह का सेक्टर आईटी का जो कि काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो वहाँ इस तरह की सपोर्ट लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेहतर है। तो खुर्रम साहब, ये जो हमारे 6 लाख या इससे भी ज़्यादा स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स या पर्सनस हैं, अब इस पूरी सूरत हाल से इनका मोराल किस हद तक डाउन होता है? फिर जाहिर है एक सोच आती है कि हम भी फिर बाहर जाएं, बाहर की कंपनीज़ में जाकर काम करें तो वहाँ पर शायद ज़्यादा ग्रूम होने का मौका मिले या वहाँ पर ये इतनी टैक्सेशन के इशूज़ या पॉलिसीज़ से बच सकें। तो देखिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, आपने चूँकि शुरू में ज़िक्र भी किया ये जो रिमोट वर्कर्स हैं, तो आई थिंक वो जो आईटी कंपनीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये टैक्सेशन की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं जो अभी लोकल कंपनीज़ में काम कर रहे हैं उनको हेवी टैक्स देना पड़ रहा है। उसके बजाय वो प्रेफर कर रहे हैं कि वो बाहर की कंपनीज़ के लिए रिमोट वर्कर बन के पाकिस्तान से काम करें। उनका इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना आपकी यहाँ की जो लोकल बिजनेसेस हैं या कंपनीज़ का है, क्योंकि जब ये आपके एम्प्लॉई किसी भी कंपनी के वो कहते हैं कि जी मैं आपके पास रिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि या तो आप मेरी तनख्वाह बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, टैक्स को मेरे कवर कर लें, या मैं एक बाहर की कंपनी के लिए रिमोट वर्कर बन जाऊँगा और मेरे ऊपर टैक्स बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। तो वो एम्प्लॉई, तो मेरा ख्याल है अभी जो चैलेंज है वो बिजनेसेस के लिए है कि वो अच्छे एम्प्लॉयज़ लूज़ कर रहे हैं इस वजह से, और वो ग्रो उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं इंटरनेशनली, क्योंकि वो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो 6 लाख वर्कर्स में से काफ़ी सारे जो हैं वो रिमोट वर्क फोर्स बनने चले गए हैं। और इसी वजह से आई थिंक गवर्नमेंट को एक साथ इस एलिमेंट को भी देखना है कि हम फ्रीलांसिंग या रिमोट वर्क को किस हद तक प्रमोट करें कि जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो लोकल आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसकी जो डेवलपमेंट है उसको कहीं नुकसान ना पहुंचे। सर खुर्रम साहब, एक लास्ट क्वेश्चन के, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान के, जो पिछले 20-30 दिन में जो हालात रहे, ख़ासतौर पर 4-5 दिन के जो जंगी हालात रहे, उसमें हमने देखा किस तरह से यहाँ के हैकर्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, बड़ा डेंट इंडिया को पहुँचाया। तो उसके बाद पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की इस वक्त इंटरनेशनल डिमांड भी बड़ी है और बड़े ममालिक से भी इस वक्त डिमांड की जा रही है उनकी। इन ऑल ऑनेस्टी मेरे पास इसका कोई इस तरह से फिगर्स नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये हैकर्स को हम नेगेटिव सेंस में लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास वो एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं जो नेटवर्क सिक्योरिटी और उसको समझते हैं। अगर आप समझते हैं तो तभी आप हैक कर सकते हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से एक पोटेंशियल मार्केट है साइबर सिक्योरिटी, वर्ल्ड वाइड काफ़ी बड़ी मार्केट है। इनमें रखें कि हम ये बात तो कर रहे हैं कि जी हमारे यहाँ के जो नेटवर्क के एक्सपर्ट्स थे, हैकर्स थे, आप जो भी कह लें, उन्होंने जो है दुश्मन मुल्क को के हैकर्स को या उनको उनकी वेबसाइट्स को हैक किया। एक अच्छी बात, और मैं उसको एक अच्छी बात इसलिए कहूँगा कि उस लेवल का नुकसान हमें नहीं हुआ, जिसका मतलब है
कि हमारे मुल्क में जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस या सरकारी तौर पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो हमें काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये खुशाइंद बात है और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए और इस चीज़ को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और पोटेंशली इस तरह की कंपनीज जो ये काम कर रही हैं टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान उनको हाईलाइट करना चाहिए और प्रॉब्ली गवर्नमेंट इस तरह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह की कंपनीज को प्रोजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। खुर्रम राहत साहब, साबिक वाइस चेयरमैन पाशा, हमारे साथ मौजूद थे। तो आपने मुलाहिजा कि एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजूद शामिल करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हर इंसान की कोशिश होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी अपनी एक छत हो, एक घर हो, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले बेशतर लोग सारी ज़िंदगी किराए के घरों में गुजार देते हैं। तनख्वाहदार तबके के लिए घर की मिल्कियत एक ख्वाब ही रहती है। एवरेज आमदनी रखने वाला शहरी करोड़ों का घर यकमुश्त अदायगी से नहीं बना सकता और इसके लिए ऑटो लीजिंग जैसी हाउस फाइनेंसिंग दरकार होती है, जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग के जरिए मुमकिन हो। तामीराती शोबे की तरक्की का मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की से बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान में हाउसिंग और तामीराती शोबे से और इससे मुंसलिक 72 मुतालिका इंडस्ट्रीज़ मुश्किलात से गुजर रही हैं। इस मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कम लागत हाउसिंग मनसूबों से घरों के हुसूल में आसानी पैदा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक हुकूमत कम आमदनी वाले तबके के लिए सब्सिडाइज हाउसिंग स्कीम और दरमियानी आमदनी वाले तबके के लिए मॉर्गेज की सहूलत मुतारिफ कराने के मनसूबे को हतमी शक्ल दे रही है, जिसमें कमर्शियल बैंक्स को शामिल करके 2 लाख सस्ते हाउसिंग यूनिट्स के साथ इस मनसूबे का आगाज़ किया जाएगा। हुकूमत इब्तदाई तौर पर 50% सब्सिडी के साथ अवामी शोबे में हाउसिंग स्कीम की तामीर के बाद तकरीबन 2 लाख सस्ते 3 से 5 मरला रिहायशी यूनिट्स फराम करेगी और इसे बतदरीज तौसी दी जाएगी। कम लागत हाउसिंग स्कीम्स के तहत घर की तामीर और मिल्कियत के लिए कर्जों के हुसूल के अमल को आसान बनाने की भी तवक्को है। अब जो पाकिस्तान में मजमूई तौर पर इस वक्त घरों की कमी है वो कितनी है और हुकूमती स्कीम से कितना फ़र्क पड़ेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन बख्शी साहब चेयरमैन है आबाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो हुकूमत इस वक्त स्कीम्स ला रही है सस्ते घरों के लिए, ये बताइएगा कितनी कारआमद और कैसे ये ज़्यादा इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो पाकिस्तान में इस वक्त घरों की कमी का जो फिगर है वो बढ़ते हुए कहां तक पहुंच चुका है? जी बिस्मिल्लाह, आपका शुक्रिया। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में 12 मिलियन मकानों का यानी 1 करोड़ 20 लाख मकानों का शॉर्टेज है और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। और दुनिया में घर एक फंडामेंटल राइट है और वो गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक फंडामेंटल राइट है और इसको गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों पाकिस्तान में इन 12 मिलियन मकानों की जो शॉर्टेज है इसमें 98% मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की है। क्यों ये पाकिस्तान में मकान नहीं ले पा रहे हैं? वजह यह है कि मकान की कीमतें या फ्लैट की कीमतें या छत की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, जो उनकी तनख्वाह से या खरीद से बाहर हो गई है। दुनिया ने इसका क्या इलाज निकाला है कि अगर आप अपनी पास पहला मकान लेते हैं तो गवर्नमेंट कम्स इन विद द सपोर्ट, तो सपोर्ट करती है वो 10% या 20% डाउन पेमेंट लेती है आपसे और 80% आपको वो लोन फाइनेंसिंग अवेलेबल करती है, जो कि आप इस मकान में रहते रहते आसान इस साथ में जमा करवाएं। अब गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है इसमें कि सब्सिडाइज फाइनेंसिंग, यानी अगर आज 11% या 12% बैंक का इंटरेस्ट है तो इन लोगों को घर लेने के लिए 5% पे लोन फराहम करें और 7% 6% कॉस्ट उसकी हुकूमत अपने फेडरल बजट से बेयर करे। दूसरी बात जो हुकूमत ने करना होगा वो ये करना होगा कि इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी की कंसिस्टेंसी हो, यानी ये नहीं कि 6 महीने साल बाद ये पॉलिसी खत्म हो जाए और लोग स्टैंडर्ड हो जाए, जो मकान बने हुए हैं उस पर लोन सैंक्शन नहीं हो, बिल्डर भी खड़ा हुआ हो परेशान, कस्टमर भी खड़ा हुआ हो। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गारंटी बाय लेजिस्लेशन होना चाहिए और इस पॉलिसी की फॉर्मेशन में स्टेक होल्डर्स का साथ होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ये फाइनेंसिंग की किस्त जो है, जिस मकान में आप जाएंगे रहने, उसकी किस्त इतनी ही होनी चाहिए जितना उस मकान का किराया है, ताकि लोग आसानी से वो किस्त अदा कर सकें। इससे वेल्थ क्रिएशन भी होगी, इससे हाउसिंग स्टॉक भी बढ़ेगा पाकिस्तान में, इससे पाकिस्तान का वो नौजवान जो पाकिस्तान से जुड़ा नहीं है यानी उसका कोई एसेट नहीं है, वो पहला मौका मिलते ही
बैरून मुल्क नौकरी के लिए या काम के लिए चले जाता है, उसका एक एसेट भी डेवलप होगा, वो जुड़ जाएगा पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फलाह, बहबूद, बेहतरी, तरक्की में अपना मजीद मुस्बत रोल प्ले करेगा। तो हसन साहब, इससे जो फाइनेंसिंग की मुद्दत है फिर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो मुद्दत कितनी होनी चाहिए? चूँकि अभी भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे अगर कोई हाउस लोन अप्लाई करता है और लेने में कामयाब भी हो जाता है तो वो इंस्टॉलमेंट उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि एक मिडिल क्लास शख्स तो उसको भरने के काबिल ही नहीं होता। देखिए, मैंने आपको कहा कि इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए उस मकान की किराए की। ठीक है, इसमें कोई और ही दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। मुद्दत होनी चाहिए 15 से 20 साल। अच्छा। ताकि आदमी जब अपनी प्रोफेशनल एज में या काम में दाखिल हो 25-30 साल की उम्र में, बाय द टाइम ही इज 45, ही हैज वाइफ, ही हैज किड्स, तो उसका अपना घर फ्री ऑफ मॉर्गेज हो जाए। ये पॉलिसी दुनिया में आजमाई जा चुकी है। आप क्या समझते हैं कि बैरून मुल्क तकलीफें नहीं है? बिल्कुल है, पर वहाँ एक आम आदमी को एनेबल करते हैं, गाड़ी देते हैं एक साथ पे आसान, घर देते हैं, उसके बच्चे को फ्री तालीम देते हैं, उसको मेडिकल फ्री करते हैं, उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देते हैं। सही। आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाना हमारी तमाम हुकूमतों की, तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। उनको इस पे काम करना चाहिए। आपने इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ठीक है। और हसन साहब, ये जो भी आपने फिगर बताया कि 1 करोड़ 20 लाख घरों की इस वक्त पाकिस्तान में कमी है, तो ये इस कमी को अगर हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता पूरा करना है तो इसके लिए इतनी ज़मीन इस वक्त अवेलेबल है कि ये इन तमाम घरों की तामीर मुमकिन हो सके? देखिए, मैंने ये कहा कि ज़मीन बिल्कुल मौजूद है, काम करने वाले भी मौजूद हैं, काम करवाने वाले भी मौजूद हैं, खरीदार भी मौजूद हैं, वो फैक्ट्रियाँ भी हैं जहाँ सरिया, सीमेंट, स्टील, पाइप, टाइल बनते हैं। जैसे मैंने अपने शुरू में कहा कि ये जो अलाइड इंडस्ट्री इस पर 30 से 50% पे चल रही है। अगर आपने हाउसिंग की पॉलिसी आसान कर दी, कर्जे आसान कर दिए, अप्रूवल डिजिटलाइज कर दिया, तो ये 80% प्रोडक्शन पे ये फैक्ट्री आ जाएंगी और सिर्फ यही फैक्ट्री 2 ट्रिलियन रुपए टैक्सेस में एक्सेस देंगे। तो आपको सब्सिडी जो ये फर्स्ट टाइम होम बायर को है ना 50 बिलियन की होगी बहुत हर साल। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि टैक्सेस के जब तक आप रैशनलाइज नहीं करेंगे तो वो जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी है वो घटती जाएगी। किसी भी टैक्स का फायदा जब है कि एक लिमिट के बाद उसके नुकसान शुरू हो जाते हैं, लोग टैक्स अवॉइडेंस पे चले जाते हैं। आज हमारे मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्स इतना हाई है, 60% और 50% है, जिस मुल्क पे आपको हर चीज खुद मुहैया करनी पड़ती है, चाहे वो तालीम हो, सिक्योरिटी हो, हेल्थ इश्यूज हो। तो हमें अब थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा और इसमें इस पर डिस्कशन करनी पड़ेगी खुले दिल से। एफबीआर भी आए बैठे, फिगर्स चेक करें ना कि पिछले साल हमारे सेक्टर में क्या एक्टिविटी थी और क्या टैक्स कलेक्ट हुआ है, हमसे क्या चाहते हैं, हम बताएंगे हम क्या चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। आप अगर अब कल जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की टास्क फोर्स की मीटिंग थी, मैं भी टास्क फोर्स का मेंबर हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट इन्फॉर्म्ड नॉर इनवाइटेड। अच्छा। अगर उस मीटिंग में प्राइवेट सेक्टर के लोग ही नहीं बैठेंगे तो देखिए, जिन्होंने काम करना है उनको पता ही नहीं है। मेरे ख्याल में तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में ये इल्म भी नहीं होगी, बट मैं आपके चैनल से तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि आपने टास्क फोर्स बनाई है, इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत हौसलाकुन बात है। पर अगर उनकी मीटिंग में उनको नहीं बुलाया जाएगा, ये बताया जाएगा, तो हम क्या उनके पैगाम आगे पहुंचाएंगे, क्या वो पॉजिटिविटी आगे ले जाएंगे, क्या वो जो गवर्नमेंट की सोच है वो अपने कारोबारी हल्के में ले जाएगी कि गवर्नमेंट क्यों सोच रही है। ठीक है। तो हसन साहब, एक तरफ हुकूमत ये ज़ाहिर बड़ी संजीदगी के साथ सस्ते और कानूनी घरों की तामीर की बात कर रही है, लेकिन एक तरफ जो गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला ख़ासतौर पर कराची में बड़े अपने अरूज पर है। अब ये इसको कैसे मौसर तरीके से रोकें? या तो उनको एक कानूनी शक्ल दे दी जाए या फिर कोई ऐसी पॉलिसी साजी, कानून साजी कर दी जाए कि फिर वो किसी को भी इजाज़त ना हो। आपको भी आपके इल्म में होगा कि DC ऑफिसेज़ में या जहाँ भी ये सबलीज़ वगैरह होती हैं, गैर कानूनी सबलीज़ भी बन रही है, उन पैसों पर पैसे खिलाने पर और रिश्वत का बाज़ार भी वहाँ गर्म रहता है। तो या उसको एक कानूनी शक्ल दे दी जाए या फिर उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, सब बात है डिमांड एंड सप्लाई।
जब आप सप्लाई नहीं बढ़ाने देंगे, डिमांड तो अपनी जगह है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेशन हो रहा है, तो लोग मजबूर हो जाएंगे। तो बेहतर यह है कि इसको अपॉर्चुनिटी समझें और सप्लाई को इंक्रीज करने में मदद करें, अप्रूवल प्रोसेसेस आसान करें, जमीन लेजिटिमेट जमीन अवेलेबल करें, लेजिटिमेट जमीन अवेलेबल करें आइदर थ्रू ऑक्शन और अलॉटमेंट, जो आप करना चाहें। सिंध में लैंड ग्रांट पॉलिसी ही नहीं है, ठीक है। जब तक आप जमीन नहीं देंगे, ये मेरा रॉ मटेरियल ही जमीन है, अगर मेरे पास मेरा रॉ मटेरियल नहीं होगा, मुझे मार्केट से लेके देना पड़ेगा, तो महंगी डिलीवरी मिलेगी ना, और लोगों की खरीद की वो ताकत नहीं रही है। आप अगर आउटस्कर्ट्स में लोगों को भेजना चाहते हैं, कराची से जरा प्रेशर कम करना चाहते हैं, कराची के आई मीन डाउनटाउन से, सेंटर से, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। LDA, MDA, टेस्टर टाउन, 30-30, 25-25 साल की स्कीमें हैं, सारे पैसे गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, आज तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, डिलीवरी नहीं हुई। तो वहाँ 5 लाख प्लॉट है, यानी 25 लाख अफेक्टेड लोग हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, टाइम मैनेज नहीं करना है। ठीक अब वो स्टेज पास हो गया, जैसे टाइम मैनेज करके आप डिलीवरेंस पे आए ना, हमारी गलती हमें बताएं, अपनी गलती आप ऑन करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।